Bismillahirrahmanirrahim, dear students, Assalamu alaikum. Today again we are going to read our book New Oxford Modern English Book 7. And before this we have read the story of an invitation. Today we are going to read the story of Quiche. एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को स्टोरी ऑफ इन्विटेशन अच्छी लगी होगी और इसी तरह से मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ये स्टोरी भी पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे. तो सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर पढ़ लेते हैं. About the author. Jack London, 1876 to 1916, was an American author, journalist, and social activist who was born and brought up in and around San Francisco. अच्छा, जैक लंडन नाम इनका लंदन है बट ये अमेरिका में पैदा हुए हैं. जर्नलिस्ट थे, ऑथर यानी कि राइटर थे और सोशल एक्टिविस्ट थे जो कि अमेरिका में कैलिफोर्निया की सिटी सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए थे. He is the author of much fiction, including two very widely read and exciting books called White Fang and Call of the Wild. London wrote over 20 novels and dozens of short stories, which he had published in magazines. अच्छा जनाब, तो इनकी जो है ज़्यादातर इन्होंने फ़िक्शन लिखा है. फ़िक्शन आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होगा और मैं ख्याल मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है. कोई भी जो स्टोरी जो अनरियल स्टोरी होती है उसको हम फ़िक्शन कहते हैं. तो ज़्यादातर जो इनका वर्क है वो फ़िक्शन है, यानी अनरियल स्टोरीज़ पे जो है वो मबनी. तो इनमें से दो बहुत मशहूर हैं, एक वाइट फैंग और दूसरा जो है कॉल ऑफ द वाइल्ड. अच्छा, इसके अलावा 20 नॉवेल्स और छोटी स्टोरीज़ भी इन्होंने काफ़ी सारी लिखी हुई हैं जो कि मैगज़ीन में ही पब्लिश करवाते रहे. The story of Quiche, which has been adapted here, was written in 1902. London has written the story as if it is being spoken or passed down from one generation to the next in the oral tradition of folk tales. अच्छा, ये जो स्टोरी ऑफ कीश, ये जो है जो हमारे पास इस आपकी बुक में जो ली गई है, अडॉप्ट की गई है, जो हमने अभी पढ़नी है, ये स्टोरी लंदन ने 1902 में लिखी थी. और ये स्टोरी यानी उन्होंने जो प्रिटेंड किया वो ये है कि जैसे कोई फोक स्टोरी है जो कि यानी आपको बुक्स पर नहीं मिलेगी, लेकिन यानी वर्बली जो है वो ओरली जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो है वो ट्रांसफ़र होती रही है. ये जो स्टोरी है ये एक बच्चे के बारे में स्टोरी है और आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा पोलर रीजन का. इग्लूज़ से आप वाकिफ़ होंगे. ये इग्लूज़ जो हैं, इग्लूज़ जो ये ख़ास किस्म के घर होते हैं, एस्कीमोज़ और इग्लूज़, ये वर्ड्स आई एम श्योर आप लोगों के लिए बिल्कुल नए नहीं होंगे, आप लोग पहले इनसे फेमिलियर होंगे. तो ये जो है ये वो एरियाज़ हैं जो थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहते हैं. यहाँ पूरे साल जो है वो शदीद सर्दी रहती है. गर्मी में भी इवन ये कि शदीद सर्दी होती है. गर्मी में भी यानी हमारे यहाँ से जो शदीद सर्दी होती है, जब वो गर्मी का मौसम होता है उनके यहाँ, तो उनके लिहाज से शायद गर्मी होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो फिर भी शदीद सर्दी ही का मौसम होता है. और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका अपना एक लाइफ स्टाइल है जो उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है उसी के हिसाब से. अच्छा जनाब, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. Quiche, who lived long ago on the rim of the polar sea, was headman of his village through many and prosperous years and died full of honors with his name on the lips of men. Quiche, जो कि कई ज़माने पहले रिम ऑफ द पोलर सी रहा करता था, अपने विलेज का हेडमैन यानी कि सरबराह था जो काफ़ी सालों तक रहा. और उसके टाइम में प्रॉस्परस ईयर्स मीन्स खुशहाली का दौर था. और जब उसकी डेथ हुई तो लोगों के ज़बानों पे उसके लिए अच्छा नाम था, यानी लोग उसको बहुत पसंद करते थे. अच्छा जनाब, ये रिम ऑफ द पोलर सी, रिम तो जो है वो आप नहीं समझेंगे किसी जो सर्कल का जो ये लाइक ये दिस इज़ कॉल्ड द रिम, यानी जो सेमी सर्कल समझ लें आप, किसी यानी सर्कल का जो ये आउटर बाउंड्री है इसको हम रिम कहते हैं. और पोलर सी क्या है? पोलर सी जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है जो कि आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन के लिए यूज़ होती है. अभी आर्कटिक ओशियन क्या है और कहाँ होता है ये तो वैसे कि आपको ज्योग्राफी की चीज़ें ज़्यादा बता सकती हैं बेहतर, लेकिन जो आर्कटिक ओशियन जो है ये
नॉर्थ पोल पे की तरफ जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये ओशन है, जो कि तकरीबन 4 से 5% हमारे अर्थ के ओशन का 4 से 5% है। और ये जो है थ्रू आउट द ईयर स्नो कवर्ड रहता है। और मतलब ये, लेकिन पोलर सी आर्कटिक ओशन को नहीं कहते, पोलर सी कहते हैं आर्कटिक ओशियन। और जो सदर्न ओशियन है जो कि साउथ पोल में, जो कि एंटार्क्टिक जो कॉन्टिनेंट है उसके जो सदर्न पार्ट में जो ओशियन लगता है, उन दोनों को कलेक्टिवली हम पोलर रीजन कहते हैं। क्योंकि ये आपको पता है नॉर्थ पोल और दो पोल दोनों पोल्स हैं, तो ये पोलर रीजन्स कहलाते हैं दोनों। तो आर्कटिक ओशियन जब हम, या पोलर सी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो इन दोनों रीजन्स के ओशियंस या सी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। यानी अब यहाँ पे जो है हमारा पोलर जो सी है, जो कि जैसे मैंने बताया आर्कटिक ओशियन और सदर्न ओशियन दोनों के लिए कलेक्टिव टर्म यूज़ होती है। अच्छा, ये आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो है ये भी थोड़ा सा बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आर्कटिक क्या है? आर्कटिक जो है इनफैक्ट वो एक ओशियन है जो कि तकरीबन एक थिन लेयर ऑफ पेरिनियल सी आइस से जो है वो कवर रहता है। पेरिनियल मीन्स लास्टिंग फॉर लॉन्ग इनडेफिनेट टाइम, यानी बहुत तवील अरसे से। आप यूँ समझ लें कि जैसे परमानेंट हमेशा से है, हमें यानी नहीं मालूम कब से या कब तक होगा। तो पेरिनियल जो परमानेंट को क्या आप कह सकते हैं। तो ये जो आर्कटिक ओशियन है वो एक ओशियन है जो कि एक बर्फ़ की तह से जो है पूरा साल ढका रहता है। और इसकी जो सराउंडिंग है वो साल इसके चारों तरफ मिललैंड है। जबकि एंटार्क्टिका जो है, एंटार्क्टिका एक कॉन्टिनेंट है, ऑब्वियसली वो लैंड है। एंटार्क्टिका जो है वो एक लैंड है, यानी कि कॉन्टिनेंट है। और वो जो है वो थिक आइस कैप से पूरा साल कवर रहती है। और इसके जो, यानी इसकी जो रिम है, एंटार्क्टिका जो रिम है, तो वहाँ जो है इस पे जो है वो भी सी आइस और सदर्न ओशियन इसके साथ लगता है। एंटार्क्टिका जैसे मैंने आपको बताया सदर्न रीजन में एंटार्क्टिका है, यानी सदर्न पोल पे। तो उसके साउथ का जो सदर्न ओशियन है, यानी सदर्न ओशियन के साथ ये है। तो वहीं पे ये जो ओशियन है हमारा वो भी पूरा स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर। गर्मी में थोड़ा बहुत कहीं से मेल्ट हो जाता है, वरना मोस्टली पूरा ईयर जो है ये स्नो कवर्ड रहता है। एंटार्क्टिका जो रीजन है वो भी थ्रू आउट द ईयर हमारा स्नो कवर्ड रहता है। चलिए जनाब, तो ये बच्चा जो है वो पोलर सी के किनारे कहीं जो है वो रहता है, और मीन्स रहता था, और अपने विलेज का हेडमैन बन गया था। सो लॉन्ग अगो डिड ही लिव दैट ओनली द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हिज नेम एंड द डे which they got from the old man before them, and which the old man to come will tell their children and their children's children down to the end of time. अच्छा, जैसा कि हमने बताया था अभी मैंने कि ये जो इन्होंने स्टोरी लिखी है ये इन्होंने लाइक इस तरह से लिखी जैसे कोई फोक स्टोरी है। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि काफ़ी ज़माने पहले जब ये कीश रहा करता था, तो इसको जो है वो लोग आज भी याद रखते हैं। इसका कहीं किताबों में जिक्र नहीं है, लेकिन ये आज भी करैक्टर ज़िंदा है। किस तरह से ज़िंदा है कि जो बूढ़े हैं उन्हें इसका नाम याद है, और वो अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाते हैं, इसका नाम बताते हैं, इसकी बहादुरी के क़िस्से सुनाते हैं। वो जो है, और वो कहाँ से सुनाते हैं, उन्होंने भी अपने बूढ़ों से ली थी, अपने बुज़ुर्गों से ये कहानियाँ सुनी थी। और जो जिनको वो सुना रहे हैं, जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को और अपने बच्चों को इस तरह से सुनाते रहेंगे। और तमाम एंड ऑफ द टाइम, यानी जब तक वक्त है, जब तक दुनिया मौजूद है, ये कहानी चलती रहेगी, ये नाम इसी तरह मौजूद रहेगा। And winter darkness, when the north gales make their long sweep across the ice pack, and the air is filled with flying white, and no man may venture forth, is a chosen time for the telling of how Kish, from the poorest igloo in the village, rose to power and place over them all. अच्छा जनाब, एंड द लॉन्ग विंटर डार्कनेस, अब जब सर्दी की डार्कनेस जो है वो फैल जाती थी उस रीजन में, एंड द नॉर्थ गेल्स, और नॉर्थ की जो तेज़ हवाएं थीं वो जो है पहाड़ों की चोटियों पे जब फैलती थी, तो हर तरफ जो है फ्लाइंग वाइट, यानी कि बर्फ़ जो है वो हवा में बिखर जाती थी, और सर्दी यानी शदीद हो जाती थी, और कोई इंसान जो है वो कहीं बाहर निकलना या घूमना फिरना ये कर नहीं पाता।
यानी ज़िंदगी जो है वो महदूद हो जाती थी, लोगों की जो आउटर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ वो ख़त्म हो जाती थी। तो ये वो बेहतरीन टाइम होता था कि जब कीश की स्टोरी जो है वो सुनाई जाए कि किस तरह से कीश पुअरेस्ट इग्लू अपने गांव के सबसे गरीब और ख़राब इग्लू से निकला और किस तरह से उसे पावर मिली और वो सब लोगों का हेड बन गया। He was a bright boy, so the tale runs, healthy and strong, and he had seen 13 sons in their way of reckoning time. अच्छा जनाब, वो एक ब्राइट बॉय था, यानी अच्छा सा बच्चा था। यानी कहानी इस तरह से शुरू होती है कि वो एक ब्राइट बॉय था, हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था और उसने अपनी ज़िंदगी के 13 सूरज देख लिए थे। वे ऑफ रेकनिंग टाइम। अच्छा जनाब, अब नॉर्मली हमारे यहाँ जो होता है, हम कहते हैं किसी की एज के लिए हम कहते हैं कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी की इतनी बहारें देख चुका है, 13 यानी 13 बहारें देख चुका है या 50 बहारें देख चुका है। तो उसका मतलब सिंपली होता है कि आपने 50 साल या 13 साल या 10 साल, जितना भी आपको कहा जा रहा है, उतनी आपकी एज है, उतने ईयर्स आपकी एज है। लेकिन यहाँ पे जो है 13 सन्स। अब सन तो हम डेली बेसिस पे देखते हैं ना, अगर हम सन्स काउंट करें तो हमारे तो एक साल में 365 सन्स बन जाते हैं। ज़ाहिर है डेली एक नया सूरज निकलता है जिसको हम लोग देखते हैं। तो हमारे यहाँ जो हम काउंट कर रहे होते हैं, टाइम को काउंट कर रहे होते हैं, किसी की एज का जिक्र हो रहा होता है तो ये होता है कि इतनी बहारें वो शख्स देख चुका है। लेकिन इनके यहाँ इतने सूरज देख चुका है। अब ज़ाहिर है सूरज का हिसाब रखना हमारे यहाँ तो आसान नहीं है, तो इनके यहाँ किस तरह से आसान है? इनके यहाँ एक्चुअली होता ये है कि ये जो पोलर रीजन है, यहाँ पे जो है थ्रू आउट द ईयर, पूरे जो साल में एक दिन होता है और एक ही रात होती है। यानी 6 मंथ तक यहाँ पे रात रहती है और 6 मंथ जो है यहाँ पे डे रहता है। ये जो यानी पोलर रीजन होता है, आपको पता ही होगा कि हमारा जो सन है और इसके अराउंड हमारा जो एक ऑर्बिट है जिसमें हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। तो ये जो हमारी अर्थ है, आपको पता है इसका भी एक जो है वो एक्सिस है, जो कि अपने एक्सिस पे टिल्ट है थोड़ी सी। तो जब ये अब इसी पोजीशन में जब ये चलती 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 यहाँ आती है, तो ज़ाहिर है ये जो इसकी मूवमेंट है, इससे आपको पता है सीज़न चेंज होते हैं। अब जो हिस्सा ये इसका यहाँ सामने है, यहाँ पे तो ज़ाहिर है दिन होगा, यहाँ पे दिन है, यहाँ पे पीछे इसके रात होगी। लेकिन जो ये जो ऊपर के हिस्से पे लोग रहते हैं, अगर आप देखें तो जब ये सूरज या जब ये ज़मीन मूव करती हुई यहाँ से आएगी और ये जो इसका अपर पोर्शन आप देखें ये मज़ीद पीछे चला गया, तो ये जब अर्थ यहाँ पे ऐसे घूमती भी रहेगी तो भी वो जो हिस्सा है, जो ये पोल है, ये फ्रंट पे नहीं आएगा, सूरज के सामने की तरफ नहीं आएगा। जबकि जो ये दूसरा पोल है, यानी आप यूँ समझ लें कि ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो गया, तो ये जो दूसरा पोल है ये थ्रू आउट द टाइम जो है अभी सूरज के सामने ही है। तो अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में क्या होता है कि यहाँ पे 6 मंथ, यानी अगर नॉर्थ में 6 मंथ नाइट के हैं तो साउथ में 6 मंथ डे है। इसी तरह से जब ये ज़मीन दोबारा घूम के इधर आ जाती है, यानी 6 मंथ के बाद, तो ये नॉर्थ जो है वो ज़मीन सूरज के सामने हो गया और साउथ जो है वो फार अवे। तो अब यहाँ पे 6 महीने तक जो है, यहाँ पे 6 महीने तक रात रहेगी और नॉर्थ में जो है वो 6 महीने तक दिन रहेगा। तो इसलिए इनके यहाँ जो है वो टाइम को काउंट करने का तरीका, यानी जो एज मेंशन की गई है बच्चे की, वो 13 साल है, 13 सूरज देख चुका है, मतलब वो 13 साल का है। क्योंकि इनके यहाँ जब सूरज निकलता है तो वो 6 मंथ तक जो है वो गुरूब नहीं होता, सेट नहीं होता। यानी जो 6 महीने तक का टाइम है वो इनके यहाँ प्रॉपर डे लाइट रहती है। जैसे हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ के पोल के अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जिसमें आई थिंक आता है नॉर्वे, स्वीडन एंड बेल्जियम। ये 3 कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ पे भी अगर आपका कोई जान पहचान वाला रहता है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे थ्रू आउट द यानी जो 6 मंथ तक यहाँ पे भी डे ही रहता है। ये यानी उस रीजन के करीब है, तो यहाँ पे भी जो है वो 6 महीने तक दिन रहता है। तब इनकी जो है वो अपनी जो यानी सूरज गुरूब नहीं होता, और जो अगला 6 महीने हैं तो इनके यहाँ वो रात रहती है। रात वो ऐसी वाली जैसे हमारी कंप्लीट नाइट होती है, डार्क नाइट, ऐसी वाली नहीं होती।
लाइक हमारे यहाँ डस्क का टाइम होता है, मींस मगरिब के बाद का जो टाइम होता है ना, हल्की हल्की रोशनी वाला, उस तरह का टाइम होता है। तो पूरी 6 महीने तक उनके यहाँ वैसी रात रहती है और पूरे 6 महीने तक इनके यहाँ दिन रहता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कहा गया है कि वो बच्चा अपनी ज़िंदगी के 13 सूरज देख चुका था, यानी उसकी उम्र 13 साल थी। For each winter, the sun leaves the land in darkness, and the next year a new sun returns so that they may be warm again. हर साल सर्दियों में सूरज जो है उन्हें उनकी ज़मीन को, उनके इलाके को अंधेरे में छोड़ के चला जाता था और अगले साल दोबारा से लौट के आता था ताकि वो लोग दोबारा से वार्म हो सकें। The father of Kish had been a very brave man, but he had met his death in a time of famine when he sought to save the lives of his people by taking the life of a great polar bear. In his eagerness, he came too close grapples with the bear, and his bones were crushed, but the bear had much meat on him, and the people were saved. अच्छा जनाब, तो ये जो बच्चा है कीश, इसके जो फादर थे वो एक ब्रेव मैन थे, हंटर थे, बहादुर आदमी थे। तो लेकिन उनकी डेथ जो है वो बहुत यंग एज में हो गई थी। कब हुई थी, कैसे हुई थी? टाइम ऑफ फैमिन। फैमिन कहते हैं जो किसी भी वजह से जो फूड की जो शॉर्टेज होती है, ग़िज़ाई क़िल्लत जिसको कहते हैं, फूड की शॉर्टेज अगर कभी हो जाती है उसको हम फैमिन कहते हैं। उसकी वजह कोई भी हो, फसलें ख़राब हो गई हैं या जो भी है, बारिशें कम हुई हैं। अब ये जो जिस रीजन में ऑब्वियसली यहाँ तो फसलें वगैरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मोस्टली जो है इनका जो गुजारा है वो मीट पे ही होता है। तो अब किसी वजह से इनके यहाँ जो है वो टाइम ऑफ फैमिन चल रहा था, शॉर्टेज ऑफ फूड थी, तो लोग ज़ाहिर भूखे मर रहे थे, परेशान थे। तो इन्होंने चाहा कीश के फादर जो कि आई थिंक उनका नाम बोक है, तो उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के लोगों की ज़िंदगी बचाई। किस तरह? एक बड़े पोलर बियर से उन्होंने उसको हंट किया और अपनी इस शदीद ख्वाहिश में कि वो लोगों को बचा सकें, उनकी जो है वो उस बेयर से तकरीबन हैंड टू हैंड जो है वो लड़ाई हो गई। अब ज़ाहिर बेयर कहाँ इतना बड़ा और कहाँ एक इंसान, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो बहरहाल इंसान जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग या पावरफुल नहीं हो सकता ना। तो उससे जब लड़ाई हुई तो उसमें क्या हुआ कि उस बेयर ने उनकी हड्डियाँ जो हैं वो तोड़ दी, बिल्कुल क्रश कर दिया। लेकिन इसमें भी उन्होंने इतनी, यानी वो बहादुर थे कि इस तमाम सूरत हाल के बावजूद उन्होंने उस बेयर को हंट कर लिया और उसमें जो है इतना इनफ जो है मीट था, इतना बड़ा उन्होंने बेयर हंट किया था कि उनके इलाके के जो लोग थे वो महफूज हो गए। और वहाँ पर ज़ाहिर है इतनी ठंडक है, गोश्त वोश्त के ख़राब होने का तो कोई चांस होता नहीं है, तो वो काफ़ी अर्से उनके लिए, मतलब काफ़ी यानी कुछ दिनों के लिए उनके लिए इनफ हो जाता है। Kish was his only son, and after that, Kish lived alone with his mother. कीश उनका इकलौता बेटा था और इस सानहे के बाद वो अपनी वालदा के साथ अकेला रह गया। But the people forgot the deed of his father, and he being but a boy with only his mother, they too were swiftly forgotten and along came to live in the meanest of all the igloos. अच्छा जनाब, अब क्या हुआ कि लोग जो है वो जल्द ही उसके वालिद का जो कारनामा था, जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी अपने लोगों की, उसको उन्होंने भुला दिया बहुत जल्दी। और कीश जो कि एक बच्चा था अपनी माँ के साथ, जाहिर है कि वो भी जल्दी से लोग उसको भूल गए और काफ़ी तवील अरसा उन्होंने बहुत ही पसमानदा अंदाज में, बहुत ही गुर्बत और तंगदस्ती परेशानी में गुजारा। It was at a council one night in the big igloo of Kloshkon, the chief, that Kish showed the blood that ran in his veins. With the dignity of an elder, he rose to his feet and waited for silence. अच्छा जनाब, काउंसिल यानी कि उनकी जो मीटिंग उनके बड़ों की हो रही थी, एक रात जब उस मीटिंग में कीश जो है बच्चा वो भी पहुंच गया और क्लोज कॉन जो कि उनके विलेज का चीफ था, हेड था, उसके इग्लू, यानी इग्लू इनके घरों के लिए मखसूस नाम है, उसके इग्लू में जो है वो मीटिंग चल रही थी और वहाँ पे जो है कीश पहुँच गया और उसने अपना रन इन हिज ब्लड, रन इन हिज वेन्स ब्लड, यानी उसने अपनी पहचान करवाई, अपना दिखाया कि वो कितना बहादुर है और कितना
ग्रेट है। विद द डिग्निटी ऑफ एन एल्डर, एक बड़े की अजमत की तरह वो खड़ा हुआ और लोगों के खामोश होने का इंतज़ार करने लगा। यानी खड़ा हुआ से मुराद है कि वहाँ पे वो खड़ा हुआ ताकि यानी जो शख्स बात करना चाहता है तो वो खड़ा होकर लोगों को बताता है कि वो बात करना चाहता है, तो जब लोग खामोश होते हैं तो वो अपनी बात करता। It is true that meat be apportioned me and mine, he said, but it is oft times old and tough. This meat, it is said that Bok, my father, brought home more meat than any of the two best hunters. That with his own hands he attended to the division of it and saw to it that the last old woman and the last old man received fair share. तो उस बच्चे ने खड़े होकर सबकी खामोशी का इंतज़ार किया और फिर उसने कहा कि ये सच है कि जो गोश्त आता है उसमें मुझे भी हिस्सा दिया जाता है, उसके जब हिस्से किए जाते हैं तो मुझ तक भी हिस्सा पहुंचता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो जो गोश्त मुझ तक पहुंचता है वो ज़्यादातर बासी या फिर टफ़ या सख्त या बासी या सूखा हुआ गोश्त होता है। और कहा यह जाता है बोक मेरे वालिद जो थे जब वो कुछ भी मीट लेकर आया करते थे तो वो जब मेरे वालिद बोक जब वो गोश्त लेकर आया करते थे तो जो दो बेहतरीन हंटर्स जितना शिकार कर सकते हैं या जितना गोश्त लेके आ सकते हैं वो अकेले वो तनहा उससे कहीं ज़्यादा गोश्त लेके आया करते थे और वो ख़ुद उसकी डिवीज़न को जो है सुपरवाइज़ करते थे। यानी वो ख़ुद से जो है वो देखते थे कि गोश्त जो है वो फेयरली डिवाइड हो रहा है या नहीं, और वो आखिर वक्त तक एंड सॉ इट टू इट दैट द लास्ट वुमन कि गांव में मौजूद कोई बूढ़ी औरत और आखिरी बूढ़ा आदमी भी जो है वो फेयर यानी मुनसिफाना अंदाज में उस तक गोश्त पहुंचाया जा सके। और वो बच्चा बता रहा है कि अब मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे पास जो गोश्त पहुंचता है वो मोस्टली जो है पहुंच तो जाता है, लेकिन वो कब पहुंचता है जब वो बासी हो जाता है, सूख जाता है, प्रॉपर यानी फेयर शेयर मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा जनाब, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आई एम श्योर आप लोग को अच्छी लग रही होगी स्टोरी, और मेरा ख्याल है कि अब तो मैं मज़ीद वीडियोज़ जो है इंशाल्लाह आप लोगों को ईद के बाद ही दूँगी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।